बाजार बोलता है। एफआईज डीआईज का डेटा फटाफट से देख लेते हैं। तो एफआईज ने कल के सत्र में तो बिकवाली ही की इंडियन मार्केट में, हालांकि डीआईज कुछ हद तक खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। तो एफआईज की अगर पहले डीआईज की खरीदारी देख लेते हैं तो करीब 1418 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने के लिए मिली। एफआईज ने करीब 2975 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। तो शायद गेन टैक्स जो बढ़ा उसकी वजह से एफआईज ने कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग की। अदरवाइज बजट में किसी से भी कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं मिली है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, किस तरह का ग्लोबल मार्केट चल रहा है। आज मॉर्निंग के सेशन में तो एशियन मार्केट थोड़े मिले जुले थे, थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर ही ट्रेड कर रहे थे। इस समय भी स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। हैंसेंग निकाई कोस्पी तीनों में ही गिरावट 0.25% की बनी हुई है। डाउ फ्लैट बंद हुआ। शंघाई जरूर हरे निशान में लेकिन फ्लैटिश साइड पर है। एक बार देख लेते हैं गेनर्स और लूजर्स, उनकी क्या स्थिति है, कौन से टॉप गेनर्स और लूजर्स हैं आज के सत्र में। तो टॉप गेनर्स में अवंती फीड्स, एज हमने देखा भी कि कल श्रिम्प सेक्टर को एक राहत मिली बजट में, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। 9.5% ऊपर है। हमने ये कॉल बताई भी थी एचडीएफसी स्काई की, जो कि हमने परसों के सत्र में दी थी बजट से पहले दिन, कि अवंती फीड्स पे खरीदारी करनी है। एमएमटीसी यहाँ पर अगर हम देखें तो एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है 9% की। गोल्ड से जुड़ी ये कंपनी है। तो आज हमने कल बजट के बाद देखा कि गोल्ड से जुड़ी ज़्यादातर कंपनीज में कुछ खरीदारी मिल रही है। एचसीसी यहाँ पर 8.5% का जंप, कावेरी सीड 8% का जंप, बोरोसिल रिन्यूएबल 7.5% का जंप। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं सारे ही जो शेयर हैं ये बजट से सीधे सीधे तौर पर प्रभावित हैं। इनकी बात करेंगे, साथ ही लूजर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि कौन से टॉप लूजर्स हैं। तो फिनिक्स मिल यहाँ पर करीब 4.5% की गिरावट, डाबर में करीब 3.5%, बजाज फाइनेंस आफ्टर रिजल्ट्स करीब 2.5% गिरा हुआ है, गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको यहाँ पर करीब 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ग्लोबल खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आज ग्लोबल खबरें क्या इंपॉर्टेंट हैं। तो ताइवान में टाइफून जायमी के चलते आज वहाँ के मार्केट्स बंद हैं, इकोनॉमी भी सुस्त हो रही है। अगर थोड़ी सी स्थिति खराब होती है तो देखना होगा, ग्लोबली वॉच करेगी सारी ही मार्केट, क्योंकि सेमीकंडक्टर शिप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है। और सेमीकंडक्टर शिप हम जानते ही हैं ऑटो, कैपिटल गुड्स, वाइट गुड्स सभी में यूज़ होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चिप मार्केट है, तो ताइवान को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साथ ही अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी की प्राइसेस थोड़ी नीचे आ रही हैं, जबकि माना जा रहा है कि फेड रेट कट कर सकता है जुलाई एंड में जो पॉलिसी होने वाली है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कमोडिटी की प्राइसेस रिकवर हो पाती हैं या नहीं। बजट खबरों पर अब फोकस करना शुरू करते हैं। श्रिम्प सेक्टर की बात करते हैं। नाबार्ड के जरिए श्रिम्प सेक्टर को फंडिंग देने की बात कही है कल बजट प्रपोजल में, जिसकी वजह से हमने देखा कि अवंती फीड्स, वाटरबेस, आईएफबी एग्रो, जील एक्वा, एपेक्स फ्रोजन, इन सभी कंपनीज में एक अच्छा सर्च देखने के लिए मिला। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर थीम को? क्या लगता है कि ये लॉन्ग टर्म थीम बन पाएगी? देखिए विवेक जी, इसमें अवंती फीड में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। कल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अपने क्लाइंट्स को दोनों को 620 रुपए में लॉन्ग रिकमेंड किया था। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग करवा दी है क्योंकि शॉर्ट टर्म में 20% चल गया है, लेकिन ओवरऑल 751 दिन का इसमें बेस ब्रेकआउट आया है @ 636। तो अगले राउंड में 5-6 दिन कंसोलिडेट कर ले, पुल बैक ले ले, तो स्टॉक में फ्रेश बाइंग करके चलना चाहिए, क्योंकि 750 दिन का पैटर्न ब्रेकआउट 10-15% के लिए प्ले नहीं होता है। 60-70-80% तक की अपसाइड आती हुई दिखती है। तो स्टॉक में मुझे 900 से 1000 रुपए बहुत आराम से आते हुए दिख रहा है, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा पुल बैक या 4-5 दिन की कंसोलिडेशन की जरूरत है। उसके ब्रेकआउट को वापस बाई करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। फिलहाल अगर लेते हैं तो स्टॉप लॉस 600 रुपए का आएगा, तो कंसोलिडेशन के बाद स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए मैच करने लगेगी। ओवरऑल ये स्टॉक 1000 रुपए जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा जो हमने बात की सर, वाटर बेस, एपेक्स फ्रोजन और आईएफबी एग्रो, इनमें से कोई कंपनी आपको समझ आ रही है क्या? देखिए, आप ही के प्लेटफॉर्म पे एपेक्स फ्रोजन भी मैंने बिफोर लास्ट वीक रिकमेंड किया था, जब 238 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा था, तो उसमें भी एकदम वर्टिकल मूव हो गई है 308 रुपए तक। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, लेकिन इसको वॉच लिस्ट में रखिए। पुल बैक में कहीं भी अपने ब्रेकआउट का जो इमीडिएट स्विंग हाई था 284 का, इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करता है 284 से 270 के बीच में, तो री एंटर करना चाहिए। ये स्टॉक भी 390 से 400 आता हुआ दिख रहा है। ये दो स्टॉक हैं जो मेरी एक्टिव कवरेज लिस्ट में है इस सेक्टर के। इसके बाहर के स्टॉक्स मेरे को बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं चार्ट पैटर्न्स पे। ये दो जी स्टॉक्स में टॉपिक रहेगी, और एक अगर लेना है तो अवंती फीड एनी डे टॉपिक रहेगा। बिल्कुल।
कुछ एक दर्शकों के सवाल भी लेते हुए चलते हैं। पुनीत शर्मा जी, एचसीसी के 3400 शेयर लिए हुए हैं 50 रुपए के भाव के, सर क्या करें? और देखिए, बजट में एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि अनाउंसमेंट होगी। अब ये हुआ है कि एकदम से पूरा एक फिगर बता दिया गया है कि इतना कैपेक्स हम करेंगे। इंडिविजुअल सेक्टर्स को कितना मिलेगा ये फिर फाइन प्रिंट में पढ़ना होगा, क्योंकि बजट स्पीच में इसकी कोई डिटेल आई नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक्स ने रिएक्ट किया है, ये मान के चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लंबा पैसा खर्च होना है जिसका फायदा इन कंपनीज को मिलेगा। तो स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। 87 दिन का ब्रेकआउट था, उसके ऊपर 21 दिन की कंसोलिडेशन थी। अब इस स्टॉक में केवल 53 रुपीज निकलने की देर है, 65 रुपीज का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो यहां से अगर लॉन्ग है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो फ्रेश बाइंग 53 के ऊपर कीजिएगा। दोनों केस में टारगेट 65 रुपीज आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। अभिषेक शर्मा जी का सवाल है, इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1000 शेयर हैं 65 रुपये 90 पैसे के भाव के, 3 से 4 मंथ का टारगेट पूछ रहे हैं। सर कल मार्केट में जो एक फियर था बजट से पहले वो यही था कि कोई कर्ज माफ़ी टाइप की कोई स्कीम तो गवर्नमेंट नहीं लॉन्च करने वाली है, ऐसा किया नहीं। तो क्या हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स पर अब दोबारा से कुछ पोजीशन बनाई जा सकती है? इन्होंने आईओबी पर ऑलरेडी बनाई हुई है। देखिए विवेक जी, आईओबी पे, हाँ आईओबी पे कमेंट कर सकता हूँ मैं। आईओबी में बड़ा पैटर्न बना हुआ है। 2472 दिन का पैटर्न बना है। 120 महीने का 10 साल का राउंडिंग बेस पैटर्न है। इस स्टॉक में 74 के ऊपर जैसे मूव मिलेगा, इस स्टॉक में डबल होने की पोटेंशियल है। पीएसयू स्टॉक्स में सारे चले हैं, ये स्टॉक उतना नहीं चला जितने सब चले थे। और बैंकिंग के लिए कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज नहीं आई है जैसे कि सरकारी बैंकों पे बहुत बड़ा कोई बोझ आएगा। तो बहुत हाई लाइकली है कि 74 75 ये जो जोन है 74 से 76 की, इसको स्टॉक धीरे धीरे करके निकाल लेगा। और जैसे निकालेगा इसमें बड़ा मोमेंटम बनेगा। ऑल टाइम हाइस के आसपास 151 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस प्रीवियस सप्लाई है, उसको टेस्ट करने जाएगा। तो ट्रेडर्स के लिए स्टॉक ब्रेकआउट पे प्ले बनेगा 74 के ऊपर। बट इन्वेस्टर्स को प्रीएम्प्टिव करंट मार्केट प्राइस से बाय करके रख लेना चाहिए। 1 डेढ़ साल का समय देंगे तो यहाँ पे ये स्टॉक डबल हो सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा समय देना पड़ेगा डबल होने के लिए। तो सर आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम को बढ़ा लें, 3 से 4 मंथ की जगह थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा तो आपको राहत भी मिलेगी, रिटर्न भी मिलेगा, ऐसा अंशुल जी का मानना है। अगला क्वेश्चन है रितिका जी का, बोल रही हैं एक्सिस बैंक का 1307 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, 3 महीने तक होल्ड कर सकती हैं, क्या ऐड करें इन लेवल्स पर? और देखिए, बैंकिंग में एक्सिस बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें बेस ऑन बेस पैटर्न था, पहला 14 दिन का, दूसरा 10 दिन का। और इसने ब्रेकआउट भी दिया था 12 जुलाई को, लेकिन ब्रेकआउट अगले ही दिन फेल होना स्टार्ट हुआ है। तो जब ब्रेकआउट फेल होता है तो हम पैटर्न के लो तक आते हैं। पैटर्न का लो था 1238 जो आज के सेशन में अचीव हो गया है, और फिफ्थ डाउन डे है। तो यहाँ से 1 से 2 दिन की बाउंस बैक जरूर आ सकती है 1274 तक। बट ओवरऑल बड़े स्ट्रक्चर का फेलियर है, तो स्टॉक थोड़ा सा डीपर करेक्शन देगा 1200 रुपए तक। तो एक बाउंस बैक आ सकती है 1270 तक, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि इवेंचुअली ये 1200 रुपए नीचे आते हुए दिख रहा है। जी। सिद्धार्थ आज़ाद जी का सवाल है इरिडा पर, 292 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, और शिपिंग कॉरपोरेशन के शेयर लिए हुए हैं 327 के। पूछ रहे हैं कि सर एवरेज कर लें, 6 मंथ्स का व्यू है। देखिए, इरेडा में मैं लॉन्ग टर्म में काफी बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक ने कल पूरा प्रेशर झेल लिया है। 97 दिन का ब्रेस ब्रेकआउट था, इसके बाद एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बन रहा है। मोमेंटम स्टॉक में मिलेगा 282 के ऊपर। अगर आपके पास लॉन्ग है तो बिल्कुल आराम से इस लॉन्ग को छोड़ दीजिए। अगर नहीं है और मोमेंटम प्ले करना है तो 282 निकलने के बाद स्टॉक में मोमेंटम प्ले कीजिएगा। 340 रुपए का पहला टारगेट मिलेगा। बट ओवरऑल ये स्टॉक मुझे 500 रुपए जाता हुआ दिख रहा है। तो जब भी डेली चार्ट पे 4-5 दिन की कॉन्ट्रैक्शन या छोटी रेंज बनेगी, उसके ब्रेकआउट्स को मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करूंगा बाय करने के लिए। फिलहाल वो कॉन्ट्रैक्शन का ब्रेकआउट 282 के ऊपर प्लेस्ड है, निकलता है तो मैं अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड करूंगा विद अ व्यू 310। हल्का सा रेजिस्टेंस मिलेगा स्विंग हाई, बट 340 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर सर ने अपना व्यू दिया है, लेकिन कुछ और खबरें भी जहाँ पर कि फोकस का बजट का रहा कल के सत्र में। एग्री सेक्टर के लिए करीब 1,52,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया। उसके बाद हमने देखा कि फर्टिलाइजर शेयर्स में अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी, आरसीएफ, एनएफएल, कोरोमंडल, जीएनएफसी, जीएसएफसी। सर कैसे देख रहे हैं फर्टिलाइजर शेयर्स को, अगर किसी को लॉन्ग टर्म या मिड टर्म बैट लगानी हो तो?
देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं विवेक जी। एक दीपक फर्टिलाइजर में आज ही के सेशन में थोड़ा सा ब्रेकआउट बन रहा है। इमीडिएट 2 से 3 दिन का प्ले करना है तो स्टॉक में 875 880 तक का प्ले बन सकता है। बट मैं कहूंगा इस सेक्टर में आप थोड़ा सा लंबे व्यू के साथ एनएफएल या आरसीएफ में प्ले करेंगे तो 30-35% की अपसाइड मिल सकती है। एनएफएल में 100 दिन का बेस ब्रेकआउट था कल। एकदम डायरेक्ट फर्टिलाइजर के लिए इस तरीके का एक्सपेक्टेशन था कि स्पीच में कुछ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होगी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी। उसकी वजह से थोड़ा सा वहां पे वोलेटिलिटी बढ़ी है। थोड़ा स्ट्रक्चर कल की कैंडल थोड़ी सी खराब है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। 20 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट हुआ है। तो एनएफएल मुझे 190 रुपए आते हुए दिख रहा है। और दूसरा स्टॉक जो हमको बहुत अच्छा लग रहा है वो है आरसीएफ। यहाँ भी 250 245 250 तक की अपसाइड दिख रही है। तो शॉर्ट टर्म प्ले करना है तो दीपक फर्टिलाइजर थोड़ा सा 1 महीने से 3 महीने का व्यू है तो एनएफएल और आरसीएफ बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल, तो एनएफएल और आरसीएफ यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं लंबी अवधि के लिए। ये दोनों शेयर सर को अच्छे लग रहे हैं। एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, मिस्टर अमय हैं मुंबई से। अमय जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। यस सर, गुड मॉर्निंग। मेरा एक्चुअली सवाल एनएफएल पे ही था। ओके मैंने 163 पे 1000 शेयर लिए थे कल। ओके हाँ, तो मुझे व्यू चाहिए था मतलब। बिल्कुल सर, कितना समय दे सकते हैं इसको? 1 मंथ। 1 मंथ। या अंशुल जी, जो कल बजट में मिला, आपको लगता है कि इनको 1 महीने में उसका रिटर्न मिल पाएगा? और देखिए मेरे को लगता है कि 1 महीने अगर ये होल्ड करते हैं तो इनको 178 का लेवल तो बहुत आराम से मिल जाना चाहिए। केवल एक काम कीजिए, आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर फेल हो जैसे एक्सिस बैंक में स्ट्रक्चर फेल हुआ है तो एकदम से नीचे आया है। इसके स्ट्रक्चर फेल होने में 138 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 138 के नीचे क्लोज करता है तो स्ट्रक्चर फेल होगा। तो 138 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए। 1 आध महीने में आपको 178 मिल जाएगा। बट मैं कहूंगा कि 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए, बड़े टारगेट्स मिल जाएंगे आपको। 3 से 4 महीने का अगर समय दे देंगे तो बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो सर 178 का एक छोटा टारगेट स्टॉप लॉस लगा के रखें उसके लिए। साथ ही अगर आप थोड़ा सा समय और देते हैं तो आपको लंबे टारगेट्स भी मिल जाएंगे। तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सोना चांदी पर ड्यूटी 15% से घटाकर 6% की गई। कल हमने देखा कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में एक अच्छा सर्ज देखने के लिए मिला। टाइटन, राजेश एक्सपोर्ट, पीसीजे, कल्याण ज्वेलर, टीवीजेड, सभी में अच्छा सर्ज था। अंशुल जी, कुछ खबरें होती हैं जो कि लाइफ चेंजिंग होती हैं। करीब कई सालों से ये जो पूरा सेक्टर है ये हायर कस्टम ड्यूटी झेल रहा था, जिसकी वजह से जो ज्वेलरी था वो भारतीयों को बाहर से अगर खरीदते थे या सोना चांदी खरीदते थे बाहर दूसरे किसी देश से तो सस्ता पड़ता था। अब ज़्यादा 5% 6% ड्यूटी बचाने के लिए आप शायद उतना कुछ ऐसा एक्शन नहीं लेंगे। तो ये इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए एक अच्छी टर्न अराउंड खबर बनी। लगता है कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग होगी, और कितने कौन कौन से शेयर होंगे जो आपको ठीक लगेंगे? देखिए विवेक जी, मेरे को टीवीजेड बहुत बेहतरीन लग रहा है। 142 दिन का कपल एंगल पैटर्न ब्रेकआउट कल के सेशन में आया है। और ये ब्रेकआउट जो आया है, प्री ब्रेकआउट अगर आप बार्स देखें, जब ये अपनी नेकलाइन की तरफ जा रहा था, लगभग 15 ऐसी बार हैं जहां पे वॉल्यूम 250 300 250 300% था। तो या तो मैं कह सकता हूँ स्मार्ट मनी को पहले से पता था कि कुछ पॉजिटिव न्यूज आने वाली है, या ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं जो पहले से एक्यूमुलेट करके रखे थे। और ब्रेकआउट कैंडल में ऑलमोस्ट 600% का वॉल्यूम राइज है। तो पीछे वॉल्यूम काफी अच्छा एक्यूमुलेटेड है। स्टॉक में अच्छी मूव आनी चाहिए, 20% की कम से कम यहाँ से मूव आनी चाहिए। तो 186 रुपए का अगर टारगेट लेके यहाँ से लॉन्ग करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 146 का क्लोजिंग बेसिस पे। ये बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर लग रहा है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक कल्याण है, लेकिन वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है अपने बेस से, और ये जस्ट बेस से ब्रेकआउट दे रहा है। तो आउट ऑफ द टू टीवीजेड मेरा परफेक्ट पिक है। करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। 184 186 फटाफट में मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो टीवीजेड यहाँ पर आपको फटाफट से करीब 10 से 15% का रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा। मोहन अय्यर जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। अय्यर साहब हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। About VIP Industries at 699, 350 shares 8 months back. सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आप VIP इंडस्ट्रीज, ओके।
आपने 350 शेयर हैं आपके पास 698 के भाव पर। सर कितना समय दे सकते हैं? 6 मंथ 6 6 मंथ। महीने। ठीक है अंशुल जी, वीआईपी इंडस्ट्रीज अपने सेगमेंट की दिग्गज कंपनी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न देने में सबसे पीछे, इससे आगे सफारी और बाकी कंपनियां निकल गई। क्या करें सर 6 महीने में? देखिए, इसमें वीआईपी में एक ट्रायंगल पैटर्न का वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट इमीडिएटली फेल हो गया 700 रुपए पे। तो स्विंग लो टेस्ट होना था 496 का, वो टेस्ट हो गया। लॉन्ग्स अनवाइंड हो चुके हैं, लेकिन स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, रिवर्सल का कोई संकेत है नहीं। हालांकि मंथली चार्ट पे प्रीवियसली जब इसने ब्रेकआउट दिया था तो इन्हीं लेवल्स के आसपास से दिया था। तो जब पहले ये 503 का अपना लेवल रिक्लेम करेगा, तब कुछ स्ट्रेंथ आएगी, तब ये चल के अपने हाइस के आसपास आएगा। इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है, 2-3 साल का समय भी लग जाए तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से एग्जिट करके या तो किसी फर्टिलाइजर काउंटर में चले जाइए, या टीवीजेड जो अभी हमने डिस्कस किया है उसमें चले जाइए। आपका लॉस रिकवर होना काफी आसान हो जाएगा और जल्दी आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि इस स्टॉक में फंसे रहे तो हो सकता है 1.5-2 साल बेस बनाने में स्टॉक निकाल दे। अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, रितेश जी भोपाल से। हाय सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल प्लीज। गुड मॉर्निंग विवेक सर। मैं अंशुल जैन से डिटेल एनालिसिस चाहिए। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में लिया हूँ 20 शेयर जी। 1502 में लिया हूँ, 1 मंथ तक रख सकता हूँ। और ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिया हूँ 100 शेयर 258 में लिया हूँ। इसमें क्या कर सकता हूँ? मतलब ये अभी प्रॉफिट में है, बट 1 मंथ मेरा टारगेट है। मैं अभी निकल जाऊँ या थोड़ा डिटेल एनालिसिस चाहिए। अंशुल जैन को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। बिल्कुल। पहले मैं न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पे ले लेता हूँ सर। ओरिएंट पेपर में आपकी कितने रुपए की खरीद है? ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ओरिएंट इलेक्ट्रिक में आपकी कितने रुपए की खरीद है? 258 100 शेयर। 100 शेयर 258, ठीक है। ले लेते हैं न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर सर 1502 और ओरिएंट इलेक्ट्रिक 258 की खरीद है। कैसे क्या करें सर? देखिए विवेक जी, इसमें बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था 9 नवंबर 2023 को। उसके बाद से कंप्लीटली फ्लैट है स्टॉक। हालांकि राइट साइड में अभी एक पैटर्न बना है 98 दिन का डबल बॉटम बेस ब्रेकआउट है। अगर ये स्टॉक सस्टेन कर जाता है 1535 1550 के ऊपर, तो ये अपना ऑल टाइम हाई है जो लेटेस्ट हाई बनाया था 1810 के आसपास, उसको टेस्ट कर लेगा। बट ये वो आइडियल स्टॉक या आइडियल स्ट्रक्चर नहीं है जो मैं प्ले करना पसंद करता हूं, क्योंकि बाइंग क्लाइमैक्स के बाद स्टॉक जनरली 1.5 से 2 साल साइडवेज चले जाते हैं और इसमें अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं इस ब्रेकआउट को प्ले करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। आपके पास है तो आप एक बार स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1452 का क्लोजिंग बेसिस पे और होल्ड कर सकते हैं। बट मेरी सजेशन ये रहेगी कि 100 में से 90 बार ऐसे पैटर्न्स फेल होते हैं, तो वो 10% की रिस्क लेने की जगह आप स्टॉक से निकल के फर्टिलाइजर या टीवीजेड या बाकी स्टॉक्स जो चल रहे हैं, वो जहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, उन स्टॉक्स में अगर एंट्री ले लेंगे तो आपको पैसा बनाना थोड़ा सा आसान होगा। जी, एक और बड़ी खबर जिस पर फोकस करना जरूरी है, अभी थोड़ी देर पहले आई है कि रिलायंस को वेनेजुएला से क्रूड इंपोर्ट की मंजूरी मिल गई है। यूएस ने सैंक्शन किया हुआ था वेनेजुएला को और हर कंट्री को वो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। अब चूंकि वेनेजुएला से अगर रिलायंस अपना क्रूड इंपोर्ट कर पाते हैं तो देखना होगा कि उनको कितना बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिफाइनिंग मार्जिन्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। अंशुल जी, रिलायंस नतीजों के बाद तो पिटा, लेकिन अब क्या स्थिति लगती है ऑन चार्ट्स? विवेक जी, मैं क्षमा चाहूंगा, रिलायंस पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा 22 साल का, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में लगभग 90-95% रिलायंस ही भरा हुआ है। तो मैं 22 साल तो नहीं रेकमेंड कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक आपको बता देता हूँ कि बड़ा पैटर्न डेवलप हुआ है वीकली और मंथली चार्ट्स पे। तो स्टॉक में डाउन साइड बहुत लिमिटेड दिख रही है, अपसाइड यहाँ से काफी अच्छी आ सकती है। बट 22 साल का कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में लॉन्ग है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल। लेकिन आपने जो इंडिकेट किया कि 90 to 95% अगर एनालिस्ट के ही पोर्टफोलियो में, तो डेफिनेट सी बात है कि उनका सोच विचार क्या रहा होगा, ये दर्शकों को क्लियर मैसेज है। तो आप अपने सर ने जो पैटर्न भी बताया कि पॉजिटिव साइड पर ही है, ये एक अच्छी बात है। एक क्वेश्चन मिला है प्रसाद जी का, HDFC लाइफ पर आपका व्यू चाहते हैं सर। देखिए विवेक जी, सुबह से मैं HDFC लाइफ अपने क्लाइंट्स को और मीडिया प्लेटफॉर्म्स दोनों पे रिकमेंड कर रहा हूँ। ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ 79 डेज का कप एंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है।
इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट 670 का दिया था, 666 का हाई बन गया है। बट अगर इस स्टॉक को 1 से 1.25 महीने का अगर आप टाइम दे देंगे, हाई लाइकली है कि 740 रुपए तक ये स्टॉक आपको एक अपसाइड दिखा सकता है। तो मैं इसको इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि हमको क्लाइंट को इंट्राडे पर्सपेक्टिव से रिकमेंड करना था, इसलिए 670 दिया है। बट अगर स्विंग बेसिस पे प्ले करते हैं तो 740 का टारगेट आपको अगले 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन में आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। जी, कृष्णकांत जी का सवाल है, एमएमटीसी पर क्या करें सर? आज के टॉप गेनर्स में भी था, बात भी करना इसलिए जरूरी है। देखिए, आज ओपनिंग में खुलते ही से मैंने अपने क्लाइंट्स को एमएमटीसी रिकमेंड किया है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, उस समय 92 93 का भाव था जब मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, क्योंकि इसमें 186 दिन ऑलमोस्ट, सॉरी 191 डेज का एक पूरा राउंडिंग बॉटम या वीसीपी पैटर्न कह सकते हैं, उसका ब्रेकआउट आया है। और एकदम राइट साइड में 18 जून के बाद से जब ये ब्रेकआउट अप्रोच कर रहा था, तो 7 ऐसी बार हैं जहां पे 250 से 500% का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो राइट साइड में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है, इसके बाद ब्रेकआउट आया है। स्टॉक बहुत आराम से 135 140 आपको 1.5 से 2 महीने में दिखा सकता है। स्विंग बेसिस पे प्ले करेंगे तो 135 140 के लेवल आपको 1.5 से 2 महीने में मिल जाएंगे।